स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक दल का बीजेपी में विलय। 3 में से 2 विधायक मनोहर अजगांवकर और दीपक पवास्कर देर रात बीजेपी में शामिल। विधानसभा में बीजेपी विधायकों की तादाद 12 से बढ़कर हुई 14। निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 8 राज्यों में 4 विशेष पर्यवेक्षक किए नियुक्त। पश्चिम बंगाल समेत संवेदनशील राज्यों में सुरक्षा मामलों की निगरानी के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति। बीएसएफ के पूर्व निदेशक के शर्मा को पश्चिम बंगाल का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर टीएमसी ने उठाए सवाल। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। पोलावरम समेत सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने समेत राज्य के चौतरफा विकास का वादा। लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी अमेठी का करेंगी दौरा। विजय माल्या से बकाया कर्ज की वसूली के लिए बड़ा कदम। मुंबई की विशेष अदालत ने यूबीएल में माल्या के करीब 1000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों को बेचने को दी मंजूरी। धोखाधड़ी मामले के आरोपी नीरव मोदी की पेंटिंग्स की नीलामी से आयकर विभाग को 54 करोड़ से ज्यादा की रकम। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत की मेजबान मलेशिया पर शानदार जीत। 2 के मुकाबले 4 गोल से दी मात। चौथे लीग मैच में आज कनाडा से भिड़ेगी टीम इंडिया। गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक दल का देर रात बीजेपी में विलय हो गया है। इसके 2 विधायकों मनोहर अजगांवकर और दीपक पवास्कर बीजेपी में विलय का फैसला किया है। एमपीजी के कुल 3 विधायक हैं। 36 सदस्यों वाले सदन में बीजेपी के अब 14 विधायक हो गए हैं। मनोहर अजगांवकर और दीपक पवास्कर ने देर रात करीब 1:45 बजे स्पीकर माइकल लोबो को विलय का पत्र सौंपा। हालांकि पार्टी के तीसरे विधायक सुदिंदर धवालिकर ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। धवालिकर बीजेपी के नेतृत्व वाली गोवा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत कम से कम 2/3 विधायक अगर एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तभी उन्हें एक पृथक दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है और पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की विधानसभा सदस्यता भी बरकरार रह सकती है। इस घटनाक्रम से बीजेपी के विधायकों की संख्या 12 से बढ़कर 14 हो गई है। अब बीजेपी के विधायकों की संख्या कांग्रेस के बराबर हो गई है। एमजीपी 2012 से ही बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है। 2/3 of the legislators of Maharashtraवादी गोमांतक Party has submitted me a letter that they have formed a separate group and they are merging it with Bharatiya Janata Party. And all the formalities were conducted. The letters was received from them and order was issued and a bulletin also was issued to be circulated to all the members of the house. So all the formalities as per the Constitution of India has been completed. पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो गए। 2 एमजीपी के एमएलए जो हैं वो उनकी पॉलिटिकल लेजिस्लेचर विंग में स्प्लिट होने के बाद दे हैव जॉइंड टू द बीजेपी, दे हैव मर्ज देयर पार्टी इन लेजिस्लेचर विंग पार्टी इनटू द बीजेपी पार्टी एंड ऑटोमेटिकली आवर स्ट्रेंथ हैज ग्रोन टू द 14. Okay, so Mr. Babu Azgaonkar and Deepak Pavaskar, they have joined to the BJP party for the stability of the government. की कारण है कि एमजीपी जो बहुजन समाज की पार्टी बोल रहे थे, लेकिन ये जो ढोड़ीकर दोनों आदमी खाली चला रहे हैं और किसी को भी विश्वास में नहीं ले रहे। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नेशनल पार्टी के साथ जाने का और गोवा का डेवलपमेंट और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है उतना डेवलपमेंट करने के लिए आगे बढ़ने का। अभी हमारे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास जब हमने बात किया तब उन्हें ये जो विषय है वो आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के हमें हमारे गोवा के अध्यक्ष अमित शाह जी से बात करके ये जो हमारा बीजेपी पार्टी में मर्ज होने का जो काम है वो उसको चालना दी है। आज हम बीजेपी पार्टी से खुशी से हम ज्वाइंट हो गए। और बुलेटिन में अब खबरें चुनाव से जुड़ी।
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खर्च की सीमा के पालन और सुरक्षा इंतजामों पर निगरानी के लिए अलग अलग राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल, मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक के शर्मा को पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। के शर्मा को पश्चिम बंगाल का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। मणिपुर के पूर्व पुलिस महानिदेशक मृणाल कांतिदास को त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन्हें संबद्ध राज्यों में सुरक्षा बलों की तैनाती और दूसरे सुरक्षा इंतजामों पर निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आयोग ने आंध्र प्रदेश में 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिलने पर इनके तबादले भी किए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड और तेलंगाना के लिए चुनाव खर्च की सीमा पर निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। खर्च सीमा पर निगरानी के लिए तैनात पर्यवेक्षकों में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी गोपाल मुखर्जी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और डीडी गोयल को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए विशेष पर्यवेक्षक तैनात किया है, जबकि वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी शैलेंद्र हांडा को गुजरात और मधु महाजन को कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद होंगे। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। और फिलहाल जो सरगर्मियां चल रही हैं उसे लेकर हम बात करेंगे। कोलकाता से हमारे साथ अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की अगर बात करें तो किस तरह से निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, इसे लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी कर दी गई है। किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित तौर पे जनता के बीच में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया है प्रीति, क्योंकि आपको बताऊं कि पिछले साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे और स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे। उसमें 35 जगह पे अनकंटेस्टेड चुनाव हुआ। मतलब लोगों का आरोप है, खास करके विपक्षी दलों का आरोप है कि उनके उम्मीदवारों को वहां पर्चा भी नहीं भरने दिया गया। और इस तरह की स्थिति बंगाल में अमूमन लोग कहते हैं कि पोलिंग के समय 2 तरह की स्थितियां आती हैं। एक तो कुछ लोगों को पोलिंग बूथ पर नहीं जाने दिया जाता है, और दूसरा पोलिंग बूथ पे इस तरह के तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है ताकि जो सत्ता विरोधी मतदाता हैं वो लोग वहां वोट न कर सके। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी समझा जा रहा था। खास करके जो विपक्षी दल हैं पश्चिम बंगाल में, उन लोगों का कहना था कि चूंकि यहाँ सरकार तृणमूल कांग्रेस की है और तृणमूल कांग्रेस अपनी इस सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है, एक तरफा एक शक्ति संतुलन जो राष्ट्र का जो प्रदेश का शक्ति संतुलन है वह शक्ति संतुलन एक तरीके से हो सकता है, इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बहुत जरूरी है। और जो मैंने अभी सुबह कुछ विपक्षी दलों से बात की है, उन सबका कहना है कि यह केंद्रीय पर्यवेक्षक होना बहुत जरूरी है। अगर फ्री एंड फेयर माहौल में चुनाव होगा तो पश्चिम बंगाल की स्थितियां बदल सकती हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह के समीकरण है, आप देख रहे हैं कि सारे विपक्षी दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो, सभी ने अपने अपने दमखम से चुनाव लड़ने की शुरुआत की है। और तृणमूल कांग्रेस भी अब आज मैनिफेस्टो भी घोषित कर रही है। तो तृणमूल कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी स्थिति कोशिश कर रही है कि उन्हें पिछली बार जो 34 सीटें मिली थी पश्चिम बंगाल में, वो 34 की 34 सीटें कम से कम मिल जाए। लेकिन चुनौतियां गहरी हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया है। निश्चित तौर पे वे अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए चुनाव में, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, वैसे माहौल में लोगों का कहना है कि यह बहुत ही उचित कदम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इस जानकारी को कोलकाता से फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 540 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल चुनाव में गड़बड़ी फैलाने और मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाने वाला था। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 मार्च तक 143 करोड़ 47
लाख रुपए की कुल नकदी जब्त की गई है। वहीं 89 करोड़ 64 लाख रुपए की शराब भी बरामद की गई। चुनाव आयोग ने 131 करोड़ 75 लाख रुपए की नशीली दवाएं और नशीले पदार्थ जब्त किए। 162 करोड़ 93 लाख रुपए की कीमती धातुएं और लोगों के बीच फ्री में बांटने वाली 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने कल उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इसमें 39 प्रत्याशियों के नाम हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 29 और पश्चिम बंगाल के 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में सीटों को आपस में बदलते हुए वरुण गांधी को पीलीभीत से, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया है। कल ही पार्टी में शामिल हुई जयप्रदा को रामपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद से टिकट मिला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटते हुए सत्यदेव पचौरी को कानपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को एक बार फिर गाजीपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जी चंदौली से चुनाव लड़ेंगे पुनः। उसके साथ केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी वो गाजीपुर से पुनः चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ मेनका गांधी जी वह सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी और वरुण गांधी वह पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा कल बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने कल औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले जयप्रदा लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रदा को रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के खिलाफ मैदान में उतारा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक शक्ति आया है और उन्होंने इस देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने जो फोकस किए हैं और वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस देश को एक सुरक्षित हाथ में हम एहसास करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मोदी जी को एक बार और प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि ये मेरी नहीं है, जनता का भी ये आवाज़ है। वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश में रामपुर से संजय कपूर को, गुजरात में नवसारी से धर्मेश बी पटेल और नरेश माहेश्वरी को कच्छ से प्रत्याशी बनाया गया है। अब तक कांग्रेस ने 262 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इससे पहले कल इन सीटों पर नामांकन का काम पूरा हो गया। इन सीटों पर मतदान 18 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। वोटों की गिनती 23 मई को होगी। अठारह अप्रैल को दूसरे चरण में जिन 97 सीटों पर मतदान होना है उनमें तमिलनाडु की सभी 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा वही ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी नामांकन दाखिल करने का काम कल पूरा हो गया है। और इस बीच सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव अभियान में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल मुरादाबाद में विजय संकल्प रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद आतंकवाद खत्म किया। जब आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया तो केंद्र सरकार ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। इस पर भी विपक्ष सेना के शौर्य पर सवाल करती है। मोदी जी भी आपके ही भेजे हुए हैं भैया। इन्होंने सीमा पर जवान खड़े कर दिए, सेना कर दी, टैंके तोपे लगा दी। मोदी जी ने एयरफोर्स से, हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी। और जहां पर
जहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों को जमा कर रखा था, वो बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के फुर्चल्ले उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में लोग बैंकों से लोन लेकर फरार हो गए, लेकिन उन्हें देश का चौकीदार वापस लेकर आएगा और सजा भी दिलवाएगा। चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार प्योर है। बोलो चौकीदार। चौकीदार का दोबारा पीएम बनना श्योर है। देश की समस्याओं का वही क्योर है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की सेना के, भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाने का हो, या फिर दुनिया में भारत की सामरिक ताकत और आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा जिसमें कि भारत ने अग्रणी स्थान न प्राप्त किया हो। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन के साथ ही कई वादे किए गए हैं। पार्टी ने पोलावरम समेत सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने समेत राज्य के चौतरफा विकास का वादा किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के लिए विशेष दर्जे के बदले आर्थिक पैकेज को स्वीकार किया। विशेष दर्जे को लेकर मुख्यमंत्री के दोहरे रुख को बेनकाब करने की मांग करते हुए पीयूष गोयल ने राज्य को केंद्र की विशेष सहायता पर एक प्रस्तुति दी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी, रायबरेली और फैजाबाद का 3 दिवसीय दौरा करेंगी। प्रियंका गांधी आज राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी 1965 बूथ अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगी। 1965 बूथ अध्यक्षों के साथ वो मुलाकात करेंगी। इसके बाद वो रायबरेली के लिए रवाना हो जाएंगी और वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। 29 मार्च को वो फैजाबाद का भी दौरा करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम इनकम गारंटी स्कीम का ऐलान करने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आय पर चर्चा करने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली की हर लोकसभा क्षेत्र में 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पार्टी अपने इस योजना को जनता के बीच लेकर जाएगी और उनसे इस पर चर्चा करेगी। कार्यक्रम को पार्टी ने आय पर चर्चा का नाम दिया है। बीजेपी ने साल 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान जनता के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। लोकसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस की न्यूनतम आय की गारंटी जमीन पर कितनी कारगर होगी, इस विषय पर अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है। वहीं पार्टी का दावा है कि अगर उसकी सरकार बनी तो वो देश के गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इनकम गारंटी स्कीम लागू करेगी। लेकिन अर्थनीति के जानकार मानते हैं कि इस तरह की योजना वित्तीय रूप से कितनी प्रासंगिक है, ये गौर करने की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और चुनावी माहौल में कांग्रेस की न्याय योजना यानी न्यूनतम आय का ऐलान भले ही मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा हो, लेकिन अर्थनीति के जानकारों का मानना है कि इस तरह की योजना वित्तीय रूप से कितनी प्रासंगिक है, इसे लागू करना कितना आसान है या कितना कठिन है, इन सवालों के सही जवाब तभी मिल सकते हैं जब लाभार्थियों की स्पष्ट परिभाषा तय की जा सके। आज एक बहुत हाई फिस्कल डेफिसिट है, बहुत बड़ा सरकारी घाटा 3.4% के करीब चल रहा है। ऐसे में इतने फंड्स हमारा कंट्री कहाँ से जुटाएगा, ये चीज़ मैं कांग्रेस से समझना चाहूँगा। दूसरी बात, जो गरीब भाई बहनों की मदद की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना, इस चीज़ को कंफर्म करना कि कौन हमारा भाई 5,000 कमा रहा है, कौन 8,000 कमा रहा है, मेरे हिसाब से एक डिफ़िकल्ट टास्क है हमारे देश में। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्तीय रूप से ये कितना व्यावहारिक है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि योजना को लागू करने के बाद मौजूदा सब्सिडी में से किस किस को वापस लिया जाएगा।
अभी गरीबों को सस्ता खदान देने, किसानों के खाद और एग्रीकल्चर लोन के ब्याज पर सब्सिडी के मद में सरकारी खजाने से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। इसके अलावा मनरेगा के तहत न्यूनतम रोजगार गारंटी स्कीम पर हर साल अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर बाकी के भी सारी सब्सिडी के खर्चे जोड़ दिए जाएं, तो करीब करीब आंकड़ा वहीं पहुंच जाएगा जितनी लागत न्यूनतम आय गारंटी स्कीम की आएगी, यानी करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए। आप फर्टिलाइज़र सब्सिडी देते हैं, आप गैस सब्सिडी देते हैं, आप और तमाम किस्म की जो सब्सिडी देते हैं, तो उनके कार्यान्वयन में काफ़ी मुश्किलें आती हैं और अलग अलग स्कीम होने की वजह से कुछ पहुंचती हैं, कुछ नहीं पहुंचती हैं, और कुछ जो पहुंचती हैं तो डुप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन की संभावना है। तो अगर आप उन सब चीज़ों को एक जगह करके rather than giving poor benefits in the name of different kinds of subsidy, आप उन सबको इकट्ठा करके आप एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम उनको दें, तो शायद ये उनके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि अगर ये योजना अमल में आती है तो आज़ाद भारत में गरीबी को मिटाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना होगी। देश के 20% गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना दिया जाएगा और ये पैसा कांग्रेस की सरकार घर की गृहिणी के खाते में जमा कराएगी। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। आज लोकपाल कमेटी के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। लोकपाल कमेटी के न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप भोसले, जस्टिस प्रदीप मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का नाम शामिल है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को लोकपाल का गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने देश के पहले लोकपाल का पदभार संभाल लिया है। विजय माल्या से बकाए कर्ज की वसूली के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुंबई की विशेष अदालत ने यूबीएल में माल्या के करीब 1,000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों को बेचने को मंजूरी दी। अदालत ने विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवेज होल्डिंग्स की अपील को खारिज कर दिया है। मार्च 2016 के बाद ये पहला मौका है जब माल्या की जब्त की गई संपत्ति की नीलामी होगी। आयकर विभाग ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के स्वामित्व वाली पेंटिंग्स की नीलामी से करीब 59 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। विभाग ने उसकी कुल 68 पेंटिंग्स की नीलामी लगवाई और विभाग ने नीलामी के लिए निजी नीलामी कंपनी की मदद ली। इस काम के लिए कंपनी को कमीशन देने के बाद विभाग के खाते में 54.84 करोड़ रुपए आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से हाल में हुई पूछताछ से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट में किए गए खुलासों को बहुत ही गंभीर करार दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि कुछ गंभीर तथ्यों की जानकारी दी गई है और इसे लेकर कोर्ट आंख नहीं मूंद सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दायर की गई है, इसलिए वो दूसरे पक्ष को सुने बगैर इस समय कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो 10 दिन में राजीव कुमार के खिलाफ आवेदन दायर करें और इसके बाद राजीव कुमार और अन्य लोगों को 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। राजीव कुमार ही शारदा चिटफंड घोटाले की जांच करने वाले विशेष जांच दल के मुखिया थे। घोटाले की जांच में सहयोग नहीं करने और सबूत नष्ट करने के आरोप के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की अवमानना अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जयपुर में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए नए डॉक्टरों को गांव में सेवाएं देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा सभी को साथ लेकर चलने की बात कहती है। Being a Vishwaguru with knowledge, etc., and also with the wealth, we never attacked any country because we believe in Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Vasudhaika Kutumbakam. The entire world is one family. That is the philosophy of India. It's high time we give up the colonial mindset and we feel proud that we are Indians. We are Bharatiyas. And we must live up to the expectations of people and follow ethics.
क्रोएशिया ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई है और पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसके गुनाहगारों के कार्रवाई की बात कही है। क्रोएशिया की राजधानी ज़ग्रेब में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 4 करारों को मंजूरी दी गई। 3 दिन की यात्रा में क्रोएशिया पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शानदार स्वागत किया गया। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कोलिदा ग्रेबर कितेरोविक ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने पहले अलग से और बाद में प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत की। इसमें सांस्कृतिक संबंधों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। बाद में दोनों देशों के बीच खेल, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में करार हुआ। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों को लेकर काफी अहम बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। उन्होंने क्रोएशिया की कंपनी को भारत में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और डिजिटल स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रम में निवेश का न्योता दिया है। क्रोएशिया ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ देने की बात कही है। Madam President, and I also shared our views on global and regional issues of concerns, including UN Security Council reforms, multilateral export control regimes, and combating terrorism. I thank Madam President for her strong condemnation of the brutal and barbaric terror attack in Pulwama in India last month. We agreed to work together to develop a strong global response to defeat and destroy this evil force in all its forms and manifestations, and to seek accountability and action from those responsible for such barbaric acts. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया के सर्वोच्च पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कोलिदा ग्रेबर कितेरोविक ने उन्हें यह सम्मान दिया। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लाव क्रोएशिया का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सम्मान को भारत क्रोएशिया की दोस्ती को समर्पित किया है। बाद खेलों की मलेशिया के इपो में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट की तीसरे लीग मैच में भारत ने मलेशिया को हरा दिया। भारत ने मेजबान मलेशिया को 4 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। टूर्नामेंट के पहले मैच में एशिया खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जापान के खिलाफ 2-0 की जीत के बाद दूसरे मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ भारतीय टीम 7 अंक जुटाकर 6 टीमों की तालिका में दूसरे स्थान पर है। भारतीय टीम आज कनाडा से भिड़ेगी, वहीं पोलैंड का मुकाबला जापान से होगा और कोरिया की टीम मलेशिया से भिड़ेगी। इसके अलावा इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे। महिला सिंगल्स में आज पीवी सिंधु का मुकाबला मुग्धा अग्रे से होगा। पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत का सामना हांगकांग के वॉन्ग विंग से होगा। समीर वर्मा अपने अभियान की शुरुआत डेनमार्क के रस्मस गेमके के खिलाफ करेंगे। बी साई प्रणीत का मुकाबला कार्तिकेय गुलशन कुमार से होगा। पुरुष सिंगल्स में RMV गुरुसाई दत्त, HS प्रणय, शुभंकर डे, अजय जयराम और पारुपल्ली कश्यप भी उतरेंगे। दुनिया भर में आज विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। यूनेस्को की तरफ से 1961 में थिएटर की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के जरिए 27 मार्च का दिन विश्व रंगमंच दिवस के लिए तय किया। इसके माध्यम से दुनिया भर में रंगमंच की अभिव्यक्तियों को विश्व भर में प्रचारित प्रसारित किया जाता है। विश्व रंगमंच का उद्देश्य रंगकर्म के आनंद को सबके साथ साझा करना है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए कहानी बांग्लादेश की। नमस्कार।